कोई व्यक्ति, कोई संगठन छोटा बड़ा नहीं होता। एक छोटा सा गांव था उली हातू। गोंडी में उल्ली बोलते हैं अपन काय को, प्याज को। हातू यानी उल्ली की खेती, यानी प्याज की खेती करने वाला गांव, उसको उली हातू बोलते हैं। वहां पर भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। आज वो गांव पूरे विश्व के लोग ढूंढ रहे हैं। विश्व के लोग ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि बिरसा मुंडा ने कितने 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 साल तक जिया, बिरसा मुंडा कहां रहता था, कितना पैसा था उसके पास, कितने लोग थे, क्या करता था, ये सब चीजें नहीं ढूंढ रहे। वो ये ढूंढ रहे हैं कि 14 साल की उम्र में किसी व्यक्ति में इतनी चेतना कैसे हो सकती है। कोई ताली वाली नहीं बजाना, मैं बर्दाश्त नहीं करता है। आप सुनने आए हैं और अच्छी बात सुनने नहीं आए, तुम सच्ची बात सुनने आए। वो ये तय कर रहे हैं कि इतना ब्रेन उसका विकसित कैसे हो गया कि वो 14 साल की उम्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अंग्रेजी में एक लेटर लिखता है। वो लेटर लिखता है कि हु आर यू टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम अस सिंस वी आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस लैंड। आप कौन होते हो हमसे टैक्स लेने वाले? हम तो इस जमीन के मालिक हैं, आप हमसे टैक्स कैसे ले सकते हो? आज वो लेटर को डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिजिनियस पीपल के रूप में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के सभी देश उस डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं। आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में सुनना है आपको, लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों को ऐसे भी बताऊंगा जो जरूरी है आज के तारीख में। मैं सबसे पहले आप लोगों को सैल्यूट करता हूं, ये गांव वासियों, कि जो काम मिनिस्टर ने नहीं किया, जो काम किसी विधायक ने नहीं किया, वो काम आप लोगों ने किए हैं। इन लोगों, ये हकदार है, ये लोग तालियों के हकदार है, मैं नहीं हूं। ये मेहनत की है लोगों ने। बहुत बड़ी बात होती है एक महापुरुष का पुतला उठा बैठा देना। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में अपने कितने विधायक हैं? अभी तक टंटा भील का, बिरसा मुंडा का, गुंडाधुर का पुतला नहीं लगा पाए। आज भी टंटा भील का नाम क्रिमिनल ट्राइबल बिल में है, उसको स्वतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं मिला। बाबूराव शर्मा के को स्वतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं मिला। इतना ही नहीं, शंकर शाह रघुनाथ शाह को भी स्वतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं मिला। अवंतीबाई को भी स्वतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं मिला। जो लोग, आप चाहे गोंडवाना बोलो उसको, या आदिवासियत बोलो, या जल जमीन जंगल का संघर्ष बोलो, इसके लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनको अभी तक की गवर्नमेंट ने भले गौरव दिवस मना रही है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट से उनके नाम को इल्यूमिनेट नहीं किया। आज भी उनको क्रिमिनल ट्राइब ही बोलते हैं। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब होता है गुनहगारी जमात, यानी आपका बच्चा पैदाइशी गुनहगार है। आदिवासियों को मारने पर एफआईआर दर्ज नहीं होता था, मार देने की भी परमिशन थी। अगर गांव से कोई आदिवासी शहर में दिखता है, गोंड है, प्रधान है, भील है, कोरकू है, जितने आदिवासी बैगा है, इन तमाम आदिवासियों, कोल है, इन तमाम आदिवासियों को मारने पर सजा नहीं होती थी उस वक्त। ये था क्रिमिनल ट्राइबल बिल। उससे बड़ी बात बता रहा हूं मैं, आदिवासियों को
ये बात मैं ऑफिशियल बोल रहा हूं दादा। मेरे गोंडवाना के साथी है, आदिवासी महिला को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था। हमारी महिलाएं आज जो कपड़े पहनी हैं, इनको ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था उस वक्त जब टंडे बिल का आंदोलन चल रहा था। ये जो महापुरुष है जिनकी आप लोगों ने फोटो और वो सब लगाते हैं आप लोग, किसी ने आपसे पूछा कि इस देश के लिए आदिवासियों का क्या बलिदान है, तो मेरा पहला ही सवाल है कि भैया आप ऐसे समाज का नाम बताओ जिसके समाज के लोगों को फांसी सबसे ज्यादा हुई होगी। इस देश में सबसे ज्यादा फांसी अगर किसी को हुई तो आदिवासियों को हुई। अंत्या भिल फांसी दी, बाबूराव शर्मा के फांसी दिए, दाबोजी भांगड़े को फांसी दिए, सिद्धू कानू को फांसी दिए, तिलका मांझी को फांसी दिए, बुद्धू भगत को फांसी दिए, भानिया गोंड को फांसी दिए, और भगवान बिरसा मुंडा को भी फांसी दी है। थोड़ा अपने बच्चों को संभालो। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो फांसी का सिलसिला है, इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता देश में। सिर्फ इतना बोल रहे हैं अभी प्रधानमंत्री जी और बाकी लोग कि जनजातीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। खुल के बोलना आदिवासी। आप खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है? आदिवासी बोलने से क्यों कतराते हैं आप आदिवासियों को? साथियों, यही जल जमीन का संघर्ष, यही सामाजिक आत्मसम्मान का संघर्ष, यही स्वतंत्र सामाजिक जीवन का संघर्ष बिरसा मुंडा का संघर्ष था। 14 साल की उम्र में बिरसा मुंडा जब मूछ की कौम नहीं फूटी थी, तब से इस आंदोलन को अपने हाथ में लिए। विश्व के किसी भी देश में आप जाइए, आदिवासियों में इतना ब्रिलियंट आदमी, इतना छोटी उम्र में इतनी बड़ी काम करने वाला व्यक्ति अभी आदिवासी इतिहास में नहीं मिला। मैं पूरे इतिहास का वर्ल्ड लेवल पे मैं उसका स्टडी किया, मेरे को समझा कि ऐसा कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ। अच्छे अच्छे वीर पैदा हुए अपने इसमें, बाबूराव शर्मा के, टंट्या भील, इनकी एक अलग लाइन थी, लेकिन बिरसा मुंडा की जो सोच थी वो बहुत ऊंची सोच थी। अपनी उम्र के 19 साल में बिरसा मुंडा ने एक बात रखा, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और आदिवासियों का अस्तित्व इस जमीन पर भगवान से भी पहले है। ये बहुत खतरनाक बात है। बिरसा मुंडा बोल रहा है कि भगवान से पहले आदिवासी पैदा हुआ है, और बिरसा मुंडा के बोलने के बाद अभी एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस, स्ट्रक्चरल साइंस, जिसको मानव शास्त्र बोलते, समाज शास्त्र बोलते, आज बोलने लगे हैं कि यह बात सही है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है और उसका अस्तित्व भगवान से भी पहले इस जमीन पर था। उससे बड़ी बात बिरसा मुंडा ने उस वक्त बोला कि हमारी जो संस्कृति है वो 20,000 साल पुरानी है। आदिवासी जो संस्कृति है वो 20,000 साल पुरानी है, और जो धर्म है वो 4,000 साल पुराना है। सब धर्मों का जो निर्माण है वो पुरुषों ने किया है, वो पुरुष सत्तात्मक तरीके से उसका निर्माण किया गया है। क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट ने किया, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने किया, हिंदू धर्म ब्रह्मा ने किया, आपका सिख धर्म गुरु नानक जी ने किया, जैन धर्म महावीर जी ने किया। ये जितने धर्म हैं इसकी स्थापना पुरुषों ने की है।
लेकिन आदिवासी संस्कृति का जो निर्माण है वो महिला ने करी है। एक बात मैं गोंडवाना के आंदोलन के लोगों से बताना चाहता हूं कि अपने लोगों के बीच में एक गलत सोच जारी है। वो गलत सोच ये है कि हम लोग बचपने से सुनते हुए आ रहे हैं, फड़ा पेन फड़ा पेन फड़ा पेन फड़ा पेन। गोंडी में फड़ा यानी बड़ी और फड़ोर यानी बड़ा, तो उसका मतलब बड़ा देव नहीं होता, उसका मतलब पेन ही होता, क्योंकि पेन ये जो देव समानार्थी शब्द नहीं है, पेन यानी भगवान नहीं है, भगवान से भी बड़ा, क्योंकि ये 20,000 साल पुराना है जब भगवान शब्द का निर्माण नहीं हुआ, तब से जो पेन है आदिवासियों का, पेन जो शब्द है ये बहुत पुराना शब्द है, ये सांस्कृतिक शब्द है, ये धार्मिक शब्द नहीं है। धार्मिक शब्द में भगवान नाम का उल्लेख है। गोंडी में पेन यानी देव नहीं होता, पेन के यानी देव होता है। पेन के यानी कितने देव का है, 6 देव 7 देव आप बोल रहे हो। पेन बहुत बड़ी चीज है। और अभी एक नया प्रचार चालू हो गया, फड़ा पेन यानी बूढ़ा देव, बड़ा देव। बड़ा देव कौन? तो शिव, शंभू शेख। अरे आदिवासी आदमी शंभू शेख की मां को भी मानता है, उसकी काकों को भी मानता है गुरुजी, उसकी नानी को भी मानता है। उस संस्कृति के हम वारिस हैं। बिरसा मुंडा ने एक बात को सिद्ध किया था। बहुत तूफान आ रहा था एक बार, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक सुअर अपने बच्चों के साथ, 10-15 बच्चों के साथ ठुकर रही थी। अभी राम जी का मंदिर, राम मंदिर की बात होती है, उस वक्त जगन्नाथ का मंदिर सबसे फेमस था। बिरसा मुंडा ने देखा कि ये तो मर जाएंगे, ये जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, तो बिरसा मुंडा ने जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया और सुअर के बच्चों को अंदर, सुअर को और उनको बच्चों को अंदर कर दिया, ताला लगा दिया। सुबेरे हंगामा हो गया कि बिरसा मुंडा ने तो सुअर के बच्चों को जगन्नाथ जी के मंदिर में डाल दिया और अपवित्र कर दिया जगन्नाथ जी को। सजा मिलनी चाहिए बिरसा मुंडा को। सब लोग जमा हो गए, पंडा महाराज वगैरह सब जमा हो गए, बोले बिरसा मुंडा को सजा मिलनी चाहिए। बिरसा मुंडा ने बोला ठीक है, मुझे सजा मंजूर है, लेकिन एक 3 सवाल आपके सामने है। बिरसा मुंडा ने उनसे पहला सवाल पूछा कि ये सूरज को किसने बनाया है? तो पंडा महाराज बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला ये झाड़ को किसने बनाया है, पेड़ को किसने बनाया है? तो बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला तुमको किसने बनाया है? तो बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा कि ये सुअर को किसने बनाया है? तो बोले ये भी ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने बहुत ठड़क यानी बहुत मोटी भाषा में उत्तर दिया, एक ही कारखाने का माल है, इसके गोडाउन अलग कैसे बन गए? अगर आदमी रह सकता है, वहां जा सकता है, तो जानवर क्यों नहीं जा सकता है? जो सुअर बोलते हैं, जिसको डुक्कर बोलते हैं आप लोग, उसको गोंडी में पत्ती बोलते हैं। फिर बिरसा मुंडा ने समझाया कि विश्व के जितने धार्मिक लोग हैं इस जानवर को अछूत जानवर मानते हैं, लेकिन आदिवासी संस्कृति में इसको नारायण पेन बोलते हैं। ये बात बिरसा मुंडा ने बताया। कुछ लोग आदिवासियों पे हंसते हैं कि आदिवासी महुए की झाड़ की इसलिए पूजा करते क्योंकि महुए की दारू पीते हैं, ये बात बोलते हैं। सच्चाई ये है, इस बात पर बिरसा मुंडा ने जॉन हैंड्रॉप को बोला था। जॉन हैंड्रॉप एडवोकेट थे, वो बिरसा मुंडा के फैन बन गए थे। उनके एक अंग्रेज आदमी, एडवोकेट आदमी बिरसा मुंडा का फॉलोअर बन गया था, उनका दीवाना बन गया था।
जॉन हैंड्रॉफ, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। तो बिरसा मुंडा को उन्होंने पूछा कि भैया तुम्हारे सब लोग यार ये महुए के पास, झाड़ के पास जाकर ऐसा ऐसा क्या करते हैं? तो बिरसा मुंडा ने उसको बताया कि जब चावल नहीं होता था, जब गेहूं नहीं होता था, जब ज्वार नहीं होती थी, जब भुट्टा नहीं होता था, तब मानव जो था, ये जो महुआ होते हैं उसके फूल, उसके हिस्से रोटी बना के उसको खाते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। उसको गोंडी में हिरुक बोलते हैं, दारू को कल बोलते हैं, महुए को हिरुक बोलते हैं। लोगों ने महुए को दारू समझ लिया, अब तो धंधा पानी करने की बात हो गई है। आदिवासी आदमी 20,000 साल से उस महुए के झाड़ से ईमानदार है। जो आदमी, जो समाज एक महुए के झाड़ से बेईमान नहीं हुआ, वो आदमी से क्या बेईमान होगा? ये बिरसा मुंडा ने बताया। आदिवासियों को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, उनको कोई जरूरत नहीं है। बिरसा मुंडा ने बोला ये भगवान से बड़ा आदमी है जमीन पर, जो झूठ नहीं बोलता है, जो किसी से छीनता नहीं है, किसी को लूटता नहीं है। आदिवासियों को किसी शंकराचार्य की जरूरत नहीं है। महुए पे बताने के वक्त मेरे को याद आया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक फरमान है कि आदिवासी आदमी 5 लीटर दारू निकाल सकता है खुद के लिए। देखो कितना दिमाग उनका, 5 लीटर दारू निकाल सकता है, पी भी सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता है। यानी वो बेचेगा नहीं, वो व्यापार नहीं करेगा। उसकी जो संस्कृति, यानी उसकी जो नैसर्गिक संपत्ति है, उसका व्यापार नहीं करेगा वो। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बोलती है। यानी महुए का झाड़ जो आदिवासियों के लिए पवित्र है, उसकी दारू का वो व्यापार नहीं करेगा। प्रतिबंध है तुम्हारे ऊपर, पी ले, लेकिन व्यापार, पैसा मत कमा। यानी तुमको पैसा कमाने देने का कोई योजना नहीं, पियो। अब दूसरी तरफ देखो, बिरसा मुंडा की बात बता रहा हूं मैं, थोड़ा इधर देखो बेटा, बच्चे मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तो इतना यानी इंप्रेसिव लग रहे तुम लोग, बहुत अच्छा लगा। पॉलिसी देखो, उस वक्त बिरसा मुंडा को लोगों ने पूछा, अरे ये तो गौ माता है, ऐसा है वैसा है। कुछ पंडितों से बिरसा मुंडा ने पूछा था कि गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? लॉजिक देखो, अगर गाय हमारी मां है तो भैंस बड़ी मां है, ज्यादा दूध देती है, ज्यादा दूध देती है, वो हमारी बड़ी मां है। आज भी भैंस की पूजा होती है झारखंड में, जाइए आप, उसको असुरों का प्रतीक मानते हैं भैंस को, क्योंकि वो काली है। वे मां तो मां है, फिर वो काली रहे या गोरी रहे, लेकिन व्यवस्था कैसी है, गाय को मां बोलते हैं, भैंस को नहीं बोलते। क्या बात है भाई? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होना चाहिए? ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? और मैं आपसे पूछता हूं, कोई अपनी मां का दूध का व्यापार करता क्या? अपनी मां के दूध का कोई व्यापार करता है क्या? कर सकता है क्या? तो भाई इतना ही है, तो या तो फिर जो गौ माता है उसका अगर हत्या आप बंदी ला रहे हो, तो उसके दूध के व्यापार पे भी बंदी लाओ। क्या कल्चर है हमारा? एक तरफ हम उसको बचा रहे, दूसरी तरफ उसके इसका व्यापार कर रहे हैं, उसको हम मां बोल दिए। मां का स्थान बहुत बड़ा है। मैं ये बताना चाहता था कि उस वक्त बिरसा मुंडा को यह सेंस था कि इस देश में पहला चावल, पहला गेहूं उगाने वाली कोई और नहीं, वो आदिवासी महिला थी। वो सच्ची भारत माता है। उसके हाथ में कमांड था। मातृशतक पद्धति है, जिसको आप मोहनजोदारो, हड़प्पा की बात करते हो। हमारे देश का सबसे पुराना वो सिविलाइजेशन है।
प्राचीन सिविलाइजेशन बोलते हैं उसको, देश की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन, वो सभ्यता है हमारी। हम लोगों ने इस डिबेट में बहुत सारी चीजें सामने आई। जब मोतीराम दादा कंगाले ने गोंडी सिंधु संस्कृति का गोंडी लिपि में उद्वाचन किया था, तो बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, बड़ा विवादित हो गया वो नागपुर यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटी में। उन्होंने सिद्ध किया कि भाई एक तरफ आप धर्म की किताब लिखते हो और दूसरी तरफ आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो संस्कृति मिली आपको सिंधु संस्कृति का, आप सिंधु संस्कृति बोलते हो और आप धर्म की किताब लिखते हो। क्या है ये डिप्लोमेसी? मोतीराम दादा का जो प्रयास था वो सामाजिक था। किसी ने कुछ नहीं बोला। गोंडवाना के आंदोलन के लोगों को मालूम भी नहीं कि वो किताब को क्या यूनिवर्सिटी ने मान्यता नहीं देने का ठान ली। उसके बाद भगत नामक एक किताब आदमी ने किताब लिखा और उसको कंट्रोवर्सी में डाला। तब बिरसा ब्रिगेड के मार्फत हमने ये प्रूफ किए कि ये जो धर्म की बात बोल रहे हैं ये कॉमन आदमी को समझाने के लिए बोली गई है। वास्तविकता में आदिवासियों का धर्म से संचालन नहीं होता, समाज का संचालन होता है संस्कृति से। तब जाके उस बुक पर अभी डिस्कशन डिबेट बाकी है, हम सुप्रीम कोर्ट में उसका ये लेके जा रहे हैं और हमने प्रूफ करके बताया इस देश का कोई भी आदिवासी आदमी हो, कोई भी आदिवासी समूह हो, मुंडा हो, संताल हो, बैगा हो, भील हो, गोंड हो, परदान हो, कोरकू हो, चाहे जो भी हो, कोल हो, वो आदिवासी जनजाति के लोग सिंधु सभ्यता में मिली लिपि को कभी भी पढ़ सकते हैं। इसलिए पढ़ सकते हैं कि पूरे आदिवासी जनजातियों की संस्कृति कैसी है? एक है। यही बात बिरसा मुंडा ने बोला था कि हमारा खून एक है। आज हम डीएनए बोलते हैं उसको। हमारा खून एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी सभ्यता एक है, हमारे अधिकार एक है, तो समाज भी। लेकिन क्या समाज में इस मूवमेंट कैसी कोई मूवमेंट चल रही है जो समाज को एक जगह लाने की बात करती है? चल रही है। अभी झारखंड के आदिवासी लोग वो शरण धर्म की बात कर रहे हैं। यहां के गोंडी भाई लोग, हमारे कोया भाई, गोंड और परदान मिलकर गोंडी धर्म की बात कर रहे हैं। उधर जाओ वो भिल्ली धर्म की बात कर रहे हैं। अरे पहले से हम लोग संस्कृति में थे तो भी हम बट रहे हैं, धर्म में बढ़ जाएंगे तो कैसा बटेंगे, कब एक होंगे? इस समाज को एक जगह कैसे लाएंगे, ये चुनौती पूरे आदिवासी समाज के सामने है। ये बात एज के 20 साल में बिरसा मुंडा ने रख दी थी कि ये समाज संस्कृति से संचालित होता है। बिरसा मुंडा पहला आदमी है देश का जिसने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया। वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया और एक ही बात बोली, गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का एक ही धर्म होता है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। धर्म उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके पेट में अनाज है, जिनको साधन है, खाने पीने रहने के साधन है, उनके लिए धर्म की बात अच्छी लगती है। लेकिन जिनके रात दिन शोषण होता है, जिनके बच्चों को पेट से रोटी निकाली जाती है, उनको ये बात पोषक नहीं है, ये विचार प्रणाली पोषक नहीं है। आप लोग सब मध्य प्रदेश के लोग हैं। मैंने पेपर में पढ़ा था, फिर मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ा, तो मेरे को पता चला पूरे मध्य प्रदेश में 25 से 40 हजार आदिवासी महिलाएं यानी लड़कियां गायब हो गई है। वो मर गई या जिंदी है, वो कहां गए, इसका किसी के पास कोई ब्यौरा नहीं है। उनके परिवार के लोग भटक रहे हैं कि मेरा बच्चा कहां गई, मेरी लड़की कहां गई। इस देश में
किसी और समाज का, वो भी हमारी बहन है, लेकिन उनका एक भी बच्ची के साथ ऐसा होता है तो देश में हंगामा हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में 25 से 40 हजार लड़कियां गायब है, इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हैं आपके लोग? है ना, विधायक तो आपका ही है, आदिवासी है ना, बोलता क्यों नहीं है? ये गांडूगिरी कहां से आ गई है? अबे तेरी कौम की 25 हजार लड़कियां गायब है और तुम विधानसभा में बैठ के मटन खा रहा है, चिकन खाता है, गाना बजा के डांस करता है। ये सोच बिरसा मुंडा की नहीं हो सकती, ये गांडूगिरी की सोच थी ही नहीं। आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपका कोई वाली नहीं है। मेरे को आप सबसे पूछता हूं मैं, पूरे मध्य प्रांत में बताइए एक आदिवासी नेता जो आदिवासियों के प्रश्न को हल कर सकता है या आपकी भागदौड़ संभाल सकता है, नाम बताइए, मैं चलता हूं उसके घर पे। एक संगठन बताइए जो पूरे मध्य प्रांत में, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एक संगठन बताइए जो आपके बाल बच्चों के लिए खड़ा है आपके पीछे। अरे 13 साल की लड़की को फेसबुक में बताते हैं, उसके हाथ में AK-47 देते हैं और बताते हैं कि ये नक्सलवादी है। अपने नेता को दर्द क्यों नहीं हुआ? अपने गांडू नेताओं को दर्द क्यों नहीं हुआ कि 13-14 साल की लड़की के हाथ में मशीगन दे के बोल रहे हैं कि ये नक्सलवादी है? चलो नक्सलवादी है बोल दिए, तुम्हारा आदमी जाके पूछ सकता था उससे, बेटा तेरे हाथ में तो ये उम्र में किताब आनी चाहिए थी, बंदूक कैसे आ गई? कोई नहीं पूछता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हर एक घर के आड़ में दूसरा जो घर है वो मजदूर का है। यहां से मंडला बहुत दूर नहीं है, बालाघाट दूर नहीं है, सिवनी दूर नहीं है, छिंदवाड़ा दूर नहीं है, बैतूल दूर नहीं है। यहां का रिकॉर्ड निकालो आप। इसको मजदूरों की मंडी बोलते हैं, इसको बाजार बोलते हैं, मार्केट ऑफ लेबर, यानी मजदूरों का बाजार। यहां से खरीद के मजदूर लेके जाते हैं। वो मजदूर 4-4 साल बेचारे बाहर रहते हैं, उनके पास ना एक आधार कार्ड होता है ना राशन कार्ड होता है। अपने बाल बच्चों से दूर जैसे फॉरेन जाते हैं वैसे बेचारे मजदूरी करने जाते हैं। उनके पास राशन कार्ड नहीं रहता, आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहता, राशन की दुकान से उनको राशन नहीं मिलता, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। फिर भी हमारे नेता लगे हुए हैं। अब ये कौम एक जगह कैसी आएंगी, इसकी क्या प्लानिंग है किसी के पास? आप संगठन बना सकते हो, नेता बना सकते हो, पार्टी बना सकते हो। हर 6 दिन के बाद में इस देश में एक पार्टी बनती है। अभी तो आदिवासियों के 4-5 घर के बाद हर आदमी सफेद कपड़े वाला मिलता है। समाज कैसे बनाओगे तुम? कैसे बनाओगे समाज को? समाज बड़ी चीज है, समाज है तो तुम है, समाज नहीं रहेगा तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारी औकात क्या है? आप अपने आप को आदिवासी मत समझो, तुम देखो तुम्हारे को आरक्षण मिल जाएगा, तुम्हारे पास जमीन रहेगी, समाज है तो सब है। एक नेता बनाओगे ना तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। आज आपको बुनियाद रखनी है अपने समाज की, ये बुनियाद जरूरी है आपकी। इस बुनियाद को कौन जवाबदारी से रख रहे हैं बताइए? खोल के देते। इस बात के लिए जवाबदार कौन अपने आप को समझता है? दादा मेरी भी इच्छा होती है राजनीति करने की, क्या करें? जिस समाज का समाजकरण नहीं होता उस समाज का राजकरण नहीं होता, ये तकलीफ है। आप दौड़ोगे, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। मैं जानता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम से सब सिस्टम निकलते हैं, लेकिन सोशल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्या करोगे आप? उतना ध्यान अगर अपन अपने समाज को निर्माण करने के लिए दे देंगे तो कोई रास्ता बन जाएगा। अब तो पार्टी वार्टी का भी कोई औचित्य नहीं है।
कांग्रेस वाला बोलता है मेरे पंजे को वोट देना, बीजेपी वाला तो छोड़ो, बीएसपी वाला बोलता है हाथी को वोट देना, गोंडवाना वाला बोलता है भैया तू वो हमारा जो चुनाव चिन्ह है आरी कुराडी को वोट देना, कोई शिवसेना वाला आता है धनुष बाण को देना, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला आता है धनुष बाण के साथ में देना, और धीरे से बीजेपी वाले आता है और बोलता है किसी को भी देना, जीतूंगा मैच। ये व्यवस्था बन गई है, ताली मत बजा रहे। ये व्यवस्था है। इसमें कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, इतनी कांग्रेस पार्टी रास्ते पे आ गई। और भी पार्टियां थी जिनका स्थानिक लेवल पे रीजनल पार्टीज थी, उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। अब तो देश मशीन से चल रहा है। साला मैंने इतने बड़े भविष्यवाणी यानी इंडिया में इतने बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं देखा मैं कि इलेक्शन के 1 महीना पहले बोलते हैं उतनी सीटें आती है। ये मिरेकल है, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। और ये जो लोग हैं ये डेमोक्रेसी के भरोसे चल रहा है। देश की पूरी संपत्ति चंद पूंजीपतियों को बेच दी तुमने। तुम्हारे बाप का देश है क्या? और सबकी नजर आदिवासियों की जल जमीन जंगल पर है। और हर जगह एक ही बात कर रहे हैं लोग, चाहे हसदेव का जंगल हो, गढ़चिरौली का जंगल हो। आपका अभी राधे साहब सिंगरौली से आया है, मैं उसको इसलिए जानता हूं, वो मूवमेंट के क्लासेस वगैरह में रहता था, उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। तो वो सिंगरौली का भी जंगल ये लोग निपटा रहे। कल यहां का बालाघाट में मैंने पहले बोला था, अभी इलेक्शन में ऐसी मैं आया था, हमारी एक बच्ची खड़ी थी, उसके लिए ऐसी प्रचार करने में गया, तो मैंने पहले ही बोल दिया था 2023 में मोदी जी के नेतृत्व में एक फॉरेस्ट एक्ट बना। उस फॉरेस्ट एक्ट में लिखा था कि आदिवासी जो जंगल के बाजू में रहते हैं उनको हटाएंगे, उस जमीन पर हम लोग विकास करेंगे, यानी कॉर्पोरेट्स को देंगे, और वो वहां पर एक पुलिस की चौकी भी लगाएगी। जो नक्सलवादी आंदोलन है वो नहीं होना चाहिए, नक्सलाइट्स नहीं होना चाहिए, इसलिए एक चौकी भी लगाएगी। यानी आदिवासियों का जो संबंध है, जिनको देश का लोकतंत्र नहीं मालूम है, उनको मिलिट्री के हवाले कर रहे हैं आप। अरे पुलिस वाला है तो कम से कम रिपोर्ट लिखेगा, मिलिट्री वाला क्या करेगा? वो तो बंदूक की गोली ही मारेगा। यानी आदिवासी क्षेत्रों को आर्मी से लैस कर दिया आपने। आज भी देश का 60% पैरामिलिट्री फोर्स आदिवासी क्षेत्रों में लगा है। चाहे गुजरात ले लो, गुजरात के डांग से लेकर गढ़चिरौली से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, मणिपुर, इस बेल्ट में सबसे ज्यादा आर्मी है। जो आर्मी बॉर्डर पे होनी चाहिए थी, वो गरीब आदिवासियों के झोपड़े के बाजू में एक मशीन गन लेके, AK-47 लेके एक जवान खड़ा है, जबकि वो गरीब आदमी को पहनने के लिए कपड़े नहीं। क्या है ये मामला? कभी इस पर आप लोगों ने विचार किया? क्या चल रहा है? अभी आपने एक बहुत अच्छे बात बोले कि बेगुनाह आदिवासी लड़की को नक्सलाइट बोल के मार रहे हैं। ठीक है, गोंडवाना यहां पावर में नहीं है। आपके बाकी आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? नेता है ना आपके, मंत्री भी है। अब इतना दर्द तो होना ही चाहिए अपनी कौम के लिए। एक RSS का आदमी अपने विचारों के साथ ईमानदार रहता है। वो अगर मंदिर में पुजारी भी है तो उसका बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है। वो जज भी बन जाएगा तो चड्डी पहन के जाएगा शाखा में। अपने बच्चों के हाथ में वो वेद देता है, पुराण देता है, रामायण देता है, महाभारत देता है, और उसको बोलता है तेरे जीने का रास्ता है बेटा। उनके मंदिर चलते हैं, संगठन चल रहा है, आज देश वो चला रहे हैं। एक बौद्ध भाई अपने बच्चे के हाथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ग्रंथ देता है, बुद्ध और उनका धम्म, और बाबा साहब की विचारधारा रहती है, और वो अपने बच्चे को बोलता है बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। एक ईसाई भाई अपने बच्चे को बचपन ही से ही वो चर्च में ले जाना शुरू कर देता है। 16 साल की लड़की भी रहती तो नन बन जाती है। उनके कॉलेजेस चलते हैं, उनके स्कूल चलते हैं, उनका पूरा स्ट्रक्चर है, इसलिए उस समाज का आज अस्तित्व है। वो अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है। आपका तो धर्म नहीं है, आप तो टुकड़े टुकड़े में बैठ गए हो।
आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि मेरा सांस्कृतिक इतिहास क्या है, मैं कौन हूं इस देश में, मैं कैसे मालिक हूं, मेरे लिए कौन सा सामाजिक मार्ग है, कौन सी किताब दोगे अपने बच्चों के हाथ में? आप बताइए, क्या दोगे? आपके पास वो भी नहीं है। हम राजा थे, हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, हम लोग सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। आज भूख से क्यों मर रहे तुम? आज भूख से क्यों मर रहे? तुम्हारा तो अपना कब्रिस्तान भी नहीं है, जीने के लिए जगह की बात बहुत दूर है, मरने को भी जगह नहीं आदिवासियों के लिए। ये अवस्था आई क्यों? ये अवस्था कैसे आई? इसी परिस्थिति का मुकाबला करना है तो बिरसा मुंडा की विचारधारा आज के तारीख में जो बिरसावाद है वो बहुत अनुकूल है, आदिवासियों के लिए नहीं, ब्राह्मण भाई के लिए भी, जो गरीब है, जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी का है, उसको यही पर्याय है। आज बिरसा मुंडा ने बहुत प्यारी बात बोला, जिसकी जमीन उसका देश। ये अपने उम्र के 23 साल में बिरसा मुंडा ने बोला, अपने उम्र के 22 साल में बिरसा मुंडा ने बोला कि जो समाज गरीब रहेगा चलेगा, समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन जो वैचारिक रूप से गरीब होता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला कि वो समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है जिसकी, उस समाज की कोई समस्या नहीं होती है जिसकी सामाजिक समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। आपकी समस्या, सामाजिक समस्या यह है कि आप जाति में बढ़ गए हैं, आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आप संगठन में बढ़ गए, आप पार्टी में बढ़ गए, आप क्षेत्र में बढ़ गए हैं। ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, पार्टीवाद, संगठनवाद, इन चीजों का ये हमारे लिए बीमारी जैसी हो गई है। मैं गोंड हूं, मैं हल्बी हूं, मैं भील हूं, मैं बरदान हूं। अबे आज से 1300 साल पहले क्या था, थोड़ा बताओ बड़ा, मैं भी जानना चाहता हूं। तुम क्या थे? क्या बोलते थे तुमको? तुम्हारा अस्तित्व कैसे है, कहां है, किस तरीके की तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारा मूल क्या है, ये सोचे बिगर अपन बढ़ गए हैं आपस में। लोगों ने मेरे को बताया, दादा ये राजा है, ये राजाओं ने अपने लिए किया, मैं राजाओं के इतिहास को नहीं मानता, क्योंकि राजाओं की वजह से गरीबों के हिस्से में कुछ नहीं आया, आदिवासी समाज के हिस्से में जो कुछ आया वो शहीदों के वजह से आया है। टेंटा भील का संघर्ष नहीं होता, बिरसा मुंडा का संघर्ष नहीं होता, बाबूराव शर्माके का संघर्ष नहीं होता, तो हमारे पास जमीन के टुकड़े भी नहीं होते। बहुत अच्छी बात बोला उसने, 1 लाख लोग आदिवासी मरे, तब जाके इस देश में पहला लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं 1898 में। उस लैंड एक्विजिशन में तुमको मालकी के अधिकार मिले। पहले किसी भी भारतीय के 7/12 में लिखा होता था भूमि धारक, भूमि धारक। आज वो 7/12 में लिखा हुआ है भूमि मालक। जो लैंग्वेज ऑफ लैंड जिसको बोलते हैं, इसको ओनर बनाया, इस देश के प्रत्येक नागरिक को ओनर बनाने वाले भगवान का नाम है बिरसा मुंडा। उस कानून में लिखा था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है, उस कानून में लिखा था। अभी पेशा तो अभी बना, 13 दिन का तो कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त बना। आदिवासियों की जुरूरी परंपरा के जो अधिकार थे वो पहले से है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में धर्म वाले भाइयों को उनका पर्सनल एक्ट मिल गया, मुस्लिम पर्सनल एक्ट बन गया, हिंदू पर्सनल लॉ बन गया। आदिवासियों का जो बेसिक लॉ था, जो कल्चरल लॉ था,
वो आदिवासियों को नहीं मिला। हमारे लिए कोई कानून नहीं बने और सरकार ने धड़ल्ले से योजना बनाई। आदिवासियों को बोला कि नहीं, तुम्हारी बेटियों की शादी हम कर देंगे। वो शादियां हुई, आदिवासियों ने अपने रिवाज से भी किए, लेकिन वो शादी जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई। आदिवासी पर्सनल लॉ के हिसाब से उस शादियों की सर्टिफिकेट आपको नहीं मिली दादा। चाहे हमारे भूमिका ने भी लगाया होगा शादी, तो वो शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया। ये चाल एक आपको वनवासी बोल रहे हैं। पहले मूल निवासी, आदिवासी, वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी। ये पिक्चर तय है। तो पार्टी से बड़ा समाज है, नेता से बड़ा समाज है। आज के तारीख में आपका समाज रहेगा तो आप टिकोगे। आपके पास क्या योजना है अपने बच्चों को बचाने के लिए? अब तो रिजर्वेशन बंद हो गया, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आदिवासी लेबर है, स्किल लेबर नहीं है। आपकी तरफ सब देखते हैं, लेकिन एक अलग भाव से देखते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मुझे प्रोग्राम में जाना है, किसी दिन अपन और बात करेंगे। एक उदाहरण देता हूं और मैं रुक जाता हूं। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। 2 निर्णय हुए इस देश में कि भगवान राम यहां पैदा हुए, और दूसरा निर्णय था आदिवासी देश के मूल मालिक है, प्रथम नागरिक है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जजमेंट 2010-2011 में। एक जजमेंट पे इंप्लीमेंट हुआ, भगवान राम का मंदिर बन गया, उनकी विजय हो गई। हम भी उससे सहमत है, बनना चाहिए। लेकिन भाई दूसरा जजमेंट जो था कि आदिवासी देश का मूल मालिक है, इस बात को गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत में आदिवासी रहते हैं। अभी भी वो जनजातीय गौरव मना रहे हैं, आदिवासी गौरव नहीं मना रहे। भारत सरकार का स्टेटमेंट जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। अब तुम्हारी मालिकियत ही नहीं, तुम्हारी नागरिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तब क्या करोगे आप? तब क्या करेंगे अपन? कैसे करेंगे? हमारी बीमारी सामाजिक है, हमारे प्रश्न सामाजिक है, तो उसका इलाज भी सामाजिक होना चाहिए। जब तक के समाज में सामाजिक मिशन खड़ा नहीं होगा, तब तक के हमारे लोगों के सामने कोई हल नहीं निकलेगा। हमारे पूरे महापुरुषों को देखो, अगर ऐसे में लटका दूंगा, एक चित्र बना दूंगा और सबके गले में फांसी का फंदा दिखेगा। टंटा भील, बाबूराव शर्मा के, अपना बिरसा मुंडा, उधर राघोजी भांगरे, उधर गुंडा धुर, उसके बाद तिलका मांझी, सिद्धू कानू, जितने आदिवासी के नेता है, सबके जो महापुरुष है उनके गले में फांसी का फंदा। और उससे भी खतरनाक शंकर शाह, रघुनाथ शाह के जो चितड़े उड़ाए गए, तोप पर बांध के उड़ा दिए गए। सबको सजा नहीं मिली है, आदिवासियों को क्यों मिली सजाएं? कभी चर्चा किए? अवंतीबाई को भी मारे, षड्यंत्र से मारे। ये जो गोंडवाना का इतिहास है, या जो गोंडी संस्कृति के अवशेष है, वो मोहनजोदारो, हड़प्पा यानी सिंधु संस्कृति का अवशेष है। सिंधु यानी गोंडी में देने वाली। ये गोंडी शब्द है। सिंधु राष्ट्र भी जो है, ये गोंडी शब्द है, देने वाली का राष्ट्र। दुनिया के सभी लोग बोलते हैं ऊपर वाला है, लेकिन आदिवासी बोलता है ऊपर वाली भी है, क्योंकि हमारा फड़ा पेन है, फलोर पेन नहीं है। ये अपनी आदिवासी संस्कृति की विशेषता है। रामदेव बाबा आपसे 1 रुपए किलो से लेगा आंवला, और उसको मार्केट में 100 रुपए किलो में उसका जूस और वो सब बेच देगा। उसको राष्ट्रीय पुरुष मानते हैं। कोई दवाई बेचेंगे कोरोना के वक्त, तो उसमें हजारों रुपए इन्होंने कमा लिए। लेकिन आदिवासी आदमी कैंसर की भी दवाई देगा तो उससे पैसे नहीं लेता है। वो सीधा बोलता है
कि अगर मैं तेरे से पैसे लिए तो तेरे को दवाई नहीं लगेगी। ये फर्क है आदिवासियत में और बाकी चीजों में। ये आदिवासी संस्कृति है। ये आप जो उपवास करते ये करते, कलेक्टर ऑफिस के सामने करो अपने बाल बच्चों के लिए, वो लाइन पकड़ो। समाज में परिवर्तन आना चाहिए। ये गुंड है, ये प्रधान है, ये वैचारिक कांडोगिरी छोड़ो, सामाजिक मुद्दे पे बात करो। इस पे अगर हम बात नहीं करेंगे, सामाजिक प्रश्नों पे बात नहीं करेंगे, दादा हम फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। मैं बहुत लोगों के पास गया, बहुत लोगों से मिला, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैं बिरसा मुंडा की बात करता था, मध्य प्रदेश में आता था, तब मैं स्टूडेंट लाइफ से आया, तो लोग मेरे को हंसते थे, कहां से लाया है बिरसा मुंडा, क्रिश्चियन था वो, तो मेरे को मंचों से उतारते थे। मैं जॉब पे लगा, साला मैं क्लास 1 अधिकारी बनने के बाद भी मैं किसी के भी सामने जानता तो मेरे को पागल बोलते थे। लेकिन 25 साल के काम का, मेहनत का ये परिणाम है कि देश के सभी राज्यों के आदिवासी आज बिरसा मुंडा को जानते हैं, टंट्या भील को जानते हैं, बाबूराव शर्मा को जानते हैं। वो पहचान गए उनका बाप कौन है। गवर्नमेंट को भी मानना पड़ रहा है, मजबूर होगी गवर्नमेंट। अब कब नहीं होता कि अपन ने नौकरी छोड़ दी है, शादी नहीं की, कुछ नहीं। ऐसे कई लड़के हैं मूवमेंट में काम कर रहे, कोई कमिश्नर है, कोई कलेक्टर है, कोई बेचारा मजदूर है, सभी टाइप के लोग मूवमेंट में काम कर रहे हैं। और इस मिशन में हर जनजाति का आदमी काम करता है। ये केवल गोंड प्रधानों का नहीं है बिरसा ब्रिगेड, ये पूरे देश के तमाम आदिवासी भाइयों का है, जिनसे आपका खून का रिश्ता है। इतना ही नहीं, अब तो मुस्लिम भाई भी काम कर रहे हैं, ब्राह्मण भाई भी काम कर रहे हैं, ओबीसी भाई भी काम कर रहे हैं बिरसा ब्रिगेड में। क्योंकि बिरसावाद जो है ये मानवतावाद है, यही समाजवाद है, ये सांस्कृतिक समाजवाद है, यही अम्बेडकरवाद है। ये गरीबों के, मजदूरों की लड़ाई का एक साधन है। कोई भी राष्ट्रीय रेस, शोषक की जात नहीं होती और शोषित की भी जात नहीं होती। आज के दिन आपके बीच में मैं आया, मेरे को खुशी हुई। प्रोग्राम कितना बड़ा है, क्या है, ये मायना नहीं रखता। अगर इस भीड़ में से समाज के 10 लोग भी निकल जाएंगे, इस सोच के तो काफी है। नहीं तो 1 लाख की भीड़ भी रहेगी तो कोई काम का नहीं है आपके लिए। ये जमीन पे काम करने वाले लोगों की जरूरत है। आज गोंडवाना के भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मैं उनसे विनती करता हूं, एक लाइन खींच दो, एक ऐसा मौसम बना दो, एक ऐसा माहौल बना दो कि समाज को सहारा बने। इसका फायदा नेता नहीं उठाना चाहिए, संगठन का फायदा नेता नहीं उठाना चाहिए। मैं कल तुमसे गद्दारी करूंगा, क्या कर लोगे तुम? पार्टी से अपने लोगों को, पार्टी छोड़कर, पार्टी अपनी जगह है, जब समाज की बात आ गई तो सब एक जगह आनी चाहिए। अगर आज समाज एक जगह होता तो तुम्हारे बच्चों को ऐसे नक्सल बोल के या बाकी सब करके उनको मारते नहीं। ये तकलीफ है अपनी, और समाज समझता नहीं है अपने लोगों को, उनको जात समझती है, धर्म समझ जाता है, भगवान समझ जाता है। अरे आपको बता रहा हूं मैं, आखिरी सवाल करते करते जा रहा हूं कि 1900 में ना संविधान बना था, ना कुछ था, ना नौकरियां थी आपके पास। आपके जिंदा रहने का एकमेव साधन था जमीन। आज भी रिजर्वेशन खत्म हो गया है। अब रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, अगली लड़ाई कौन सी लड़ोगे तुम? तुम्हारे बाल बच्चों को जिंदा रखने के लिए। इन लोगों की वजह से आपको ये फांसी पे चढ़े तो अपने को जमीन मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया, उसका नाम बताओ। बिरसा मुंडा की मूवमेंट, कौन से भगवान ने दिया, कौन से नेता ने दिया, कौन सी पार्टी ने दिया? जिन भगवानों की वजह से तुम्हारा अस्तित्व है, उनको तो भूल गए हम। डीजे बजा दिए, डीजे बिरसा मुंडा के लिए बजा रहे क्या? अब वो पोस्टर निकल के नाचेगा क्या? तरफ से देना सभी मटन खा रहे, कोई बिरसा मुंडा आके खाएगा? दादा को दे देना, क्योंकि दादा निकलने वाला है ना। अबे बिरसा मुंडा की सोच को
जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हो बताओ। टंट्या मिल की सोच को जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हो बताओ। बाबूराव शर्मा की सोच को जिंदा रखने के लिए हम क्या कर रहे हो बताओ। जिसके घर में मौत होती है वो उत्सव नहीं मनाते। होना चाहिए थोड़ा डांस वांस कल्चरल थोड़ा होना चाहिए, लेकिन जितना कल्चरल होता है उतना मानसिक भी होना चाहिए। मैं फलाना अध्यक्ष हूं, मैं फलाने संगठन का अध्यक्ष हूं, फलाने पार्टी का हूं, मैं फलाना ये वाले संगठन का सचिव हूं। अबे यहां कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेगा। विचार ही नहीं रहेंगे तो जियोगे कैसे। इसलिए बिरसा मुंडा ने बोला था, अभी मेरे जीवन में, आदमी के जीवन में विचारों का स्थान भगवान से बड़ा है। बिगर विचारों का आदिवासी नहीं होना चाहिए, विचारों का आदिवासी होना चाहिए। ये मिशन था उसका, और उस विचारों की तैयारी, उन चीजों की शिक्षा और दीक्षा देने की तैयारी आप लोगों को करना है। धार्मिक दीक्षा नहीं, सांस्कृतिक दीक्षा दो ना। लिंगों को हमने धर्माचार्य बना दिए। वो कोई शंकराचार्य था का? अरे वो तो साइंटिस्ट था। वो तो ब्लड एस्ट्रोलॉजी किया उसने, ब्लड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता भविष्यवाणी। तुम्हारे खून से उसने भविष्यवाणी कर दिया कि 6 देव की लड़की और 7 देव के लड़के में शादी होगी तो बच्चे अपंग पैदा नहीं होंगे। कौन से साइंटिस्ट ने किया ये? उसका कद क्यों कम कर रहे हैं हम? आदिवासी संस्कृति को संस्कृति बोलो, अभी धर्म मत बोलो। रुक जाओ थोड़ा, घाई मत करो। सबको एक जगह तो आने दो, फिर देखते ना क्या करना है। ये गलती बाबा साहब ने किया। आज जो बाकी दलित है, चामार हो, मातंग हो, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया। मायावती के उदाहरण ले लो। वो गलती हो गई, आज वो अकेला हो गया समाज। बाबा साहब की गलती समझना चाहिए कि बाबा साहब उस समय आदि धर्म की बात कर रहे थे। जो आदिवासी संस्कृति थी अस्तित्व में, झारखंड में, उड़ीसा में और बिहार में, वो संस्कृति पर बाबा साहब ने असुर आदि धर्म बनाने की बात की थी। बाबा साहब ने इस बात को लोग डिस्कस नहीं करते। और बुद्ध धर्म से भी पूरी तरह बाबा साहब सहमत नहीं थे। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी थी। वो 22 प्रतिज्ञा को भूल के लोग अभी हिंदवान, महायान, ये वाले यान में चले गए। तो याद रखो, अधिकार उसी समाज के होते हैं जो जिंदा है, और समाज वही जिंदा रहता है जिसके लिए मरने वाले लोग होते हैं उस समाज में। ये बिरसा मुंडा की सोच थी। आप लोगों के बीच में आया, मैं कुछ गलत बोल दिया हूं तो माफी चाहता हूं। मेरे जो लोग हैं पार्टी, गोंडवाना पार्टी से मेरा भी दिल लगा हुआ है। पहला गोंडवाना पार्टी से भी बड़ी, पहला एक संगठन है पूरे देश में, गोंडवाना स्पोर्टिंग क्लब, नागपुर में है वो। उसकी स्थापना ही मेरे पिताजी ने की, हमारे बड़े पिताजी, हमारे मामा लोगों ने की। गोंडवाना शब्द से सतीश पेन्नाम को कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग लिखते हैं कि ये सिंधु राष्ट्र की बात कर रहा है सतीश पेन्नाम, इसको गोंडवाना समझा ही नहीं। मैं उसके घर जाता हूं, मैं समझने के लिए तैयार हूं। मेरे को समझाओ। किसी ने तुमसे पूछा लिंगो कहां पैदा हुआ, कहां मरा, क्या बताओगे? वही हल्बियों के साथ हुआ है। जो हल्बी की हल्बा भाषा है उसको अभी वो लोग आर्यन भाषा का दर्जा दे दिए, इंडो आर्यन लैंग्वेज की श्रेणी में डाल दिए। यानी कल संभावित रूप से कल आदिवासियत की बात आएगी तो हल्बियों को बाहर करने के संकेत है। क्योंकि अलग अलग भाग रहे हम लोग, एक दूसरे के साथ मिलते ही नहीं, कभी बैठते ही नहीं। ऐसी मीटिंग हुई तो बैठे। ये लड़के जिन्होंने ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। बहुत बड़ा काम किए बेटा आप लोगों ने, बहुत बड़ा काम किया। कम से कम इस बहाने तो सब लोग आए। और जो आप लोग आए, यहाँ के मैनेजर साहब आए, मैं मालूम नहीं मुझे, उनका फैक्ट्री है, एथेनॉल फैक्ट्री है, वेरी गुड। अभी पेट्रोल का एथेनॉल ज्यादा दिखेगा तो, लेकिन आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा, बेफिक्र। हम आपके साथ हैं क्योंकि आप हमारे एरिया के नागरिक हैं। तो आदिवासी ने किसी को अपना लिया ना सर, तो कुछ छोड़ता नहीं। इसके खून में ईमानदारी है, कूट कूट के।
आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने संगठन के अलग अलग सिंगरौली में जो आंदोलन चल रहा है, हाँ, माटी बचाओ सत्याग्रह वहां चल रहा है, हमारे पार्टी के थ्रू चल रहा है, गोंडवाना पार्टी के थ्रू चल रहा है। सभी संगठन के साथियों ने, सभी पार्टी के लोगों ने उस संघर्ष में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करना। महीने में अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन को दो। पूरे बालाघाट जिले में 4,80,000 परिवार है। एक परिवार ने रोज 1 रुपए भी डाल दिया तो 4,80,000 रुपए रोज मिलेंगे आपके मिशन को। ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको फुल टाइमर बना के समाज के बीच में काम करा सकते हो। कोई ऑफिस में जाना है, कलेक्टर ऑफिस में जाना है, कुछ जाना है, अपने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। मुट्ठी भर नमक के लिए भी जमीन ले ली है अपनी। वही लड़ाई तो बिरसा मुंडा ने लड़ा था। बाल्टी भर पानी के लिए भी जमीन ली है आदिवासियों की। ये दुख है अपने लोगों का। जितने गणमान्य लोग हैं, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। कुछ गलत बोला हुआ तो माफी, मैं खुल के बोलता हूं, मेरा स्वभाव है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं गलत हूं तो समझाओ मेरे से भी बात करो, मेरे को भी समझाओ यहां गलत हो गया आप। इसलिए आप बड़ा पेन जो है उसको बड़ा देव मत बोलना। वो बड़ा देव नहीं है, उसके सामने सब खड़े देव है, वो बड़ा देव है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जिसको हम लोग भीमाल पेन बोलते हैं, घी नहीं। फुआरा भूषण के बारे में मैं बता देता हूं आपको। बिरसा मुंडा के वक्त उन्होंने भी उसको माना है, वहां पे भी मानते हैं भीमाल पेन को। उसको भीमाल पेन नहीं बोलते, भीमाल पेन बोलते। यानी गोंडी में जिसको पकड़ नहीं सकते उसको भीमाल बोलते। भीम यानी पकड़ना, जिसको पकड़ नहीं सकते उसको भीमाल बोलते। पानी को पकड़ सकते क्या? समझ लो ये बात को। पानी को पकड़ सकते, हवा को पकड़ सकते, आप जमीन को पकड़ सकते क्या? नहीं। इसी को भीमाल पेन बोलते हैं। यही है जल जमीन जंगल। जो आपके सिक्के पे 3 शेर दिखते हैं ना, पहला शेर जो है वो जल का है, दूसरा शेर जो है वो जमीन का है, और तीसरा जो शेर है वो इसका है, जंगल का है। ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए होना, पानी जिंदा रहने के लिए होना, और जमीन जिंदा रहने के लिए होना, ये तीनों चीजों की आवश्यकता है। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला। इसी को भीमाल पेन बोलते हैं। ये जो चित्र में आप 3 मुंडी देखते हैं, अशोका काल में नहीं, अशोका कलिंगा में सरेंडर हुआ। अशोका ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग